आज की जो हॉरर स्टोरी आपको सुनाने वाला हूं, ये बहुत ही अजीब स्टोरी है। अगर आपको अकेले में डर लगता है, या आप अगर किराए के मकान में रहते हो, या आप ऐसे इंसान हो जो कभी किसी के घर में गए हो, बड़ा सा घर हो और वहां पर कोई आता जाता ना हो और आप अचानक वहां बैठे हो और आपको डर लग गया हो, तो ऐसी स्टोरी को छोड़कर चले जाना, क्योंकि आज की स्टोरी के जो मंजर हैं वो आपको वो सारी चीजें महसूस कराकर चले जाएंगे जो हो सकता हो कि आप अकेले किसी किराए के मकान में बैठे हो और आपको वो सारी चीजें आभास होने लगे। तो स्टोरी थोड़ी सी अलग है, क्योंकि कपल है वो एक किराए के मकान में प्रवेश करता है। ये कपल की क्या स्टोरी है, मैं आपको वहां पर लेकर चलता हूं। पहले दरअसल चंडीगढ़ है, चंडीगढ़ में ही एक लड़का होता है। ये लड़के का नाम विवेक होता है। विवेक दरअसल पहले से ही बहुत अच्छा लड़का था, संस्कारी लड़का था, आत्मविश्वासी लड़का था और कभी इन सारी चीज़ों पर बात नहीं करता था, भूत प्रेत आत्मा। हालांकि वो थोड़ा भगवान पर भी भरोसा कम करता था, क्योंकि उसका मानना था कि कर्म है तो सब कुछ है। जो भी दुनिया में आगे चलना है कर्मों से मिलेगा, पैसे से मिलेगा, न धर्म से मिलेगा, न भूत प्रेत आत्माओं से मिलेगा। तो इस चीज़ का आदमी इस निडर, लेकिन निडर भी था, क्योंकि जिसके अंदर न भगवान का भय हो, न भूत प्रेत आत्माओं का संचय भय, कुछ उसका क्या बाल बाका कर सकता कोई। समय बीतता है, अपने घर में रहता है, आसपास के लोगों के बीच में एक अच्छा सामाजिक स्तर बना के रखता है। एक समय के बाद इसकी शादी भी हो जाती है। शादी होने की वजह भी ये थी कि इसकी एक गवर्नमेंट जॉब लगी हुई थी। तो चलिए आपको जो कपल है उसकी बैक स्टोरी पर लेकर जाता हूँ कि ये शुरुआत कहाँ पर हुई थी और मंजर कहाँ तक घटेगा। दरअसल ये जो कपल है, इस कपल के पहले जब इनकी शादी नहीं हुई थी, लड़के का नाम विवेक है। ये जो विवेक है ना, ये एक आत्मविश्वासी लड़का है। इसको ना तो किसी से डर लगता है, ना कोई भय है इसके अंदर, और ना ही किसी चीजों पर विश्वास करता है। ना तो ये भूत प्रेत आत्माओं को मानता है, ना ही ये भगवान पे कोई खास भरोसा करता है। लेकिन इनका जो नास्तिकपना है ये इनके परिवार के अंदर से नहीं आया, क्योंकि परिवार तो इनका जो है भगवान के प्रति प्रेम रखता है। लेकिन इसके साथ कई सारे ऐसे हादसे हो जाते थे जब भी ये भगवान के प्रति अपना मोह दिखाता और इस चीज की बात करता कि भगवान मुझे ये चीज मिल जाए, तो भगवान उसकी वो सारी चीजें कभी नहीं पूरी करते। और ये चीज इसके अंदर ये रहा कि शायद भगवान नहीं होते, और जब भगवान नहीं होते तो भूत प्रेत आत्माएं भी नहीं होते। कई बार लोग बातों बातों में या कहानियों के रूप में इसको जब भी इस चीज का जिक्र करते कि भूत प्रेत आत्माएं भी आज भी इस ब्रह्मांड में विचरण करते हैं, तो उन बातों को हंसी मजाक में टाल देता था। आत्मविश्वासी, निडर और एक ऐसा लड़का जो समाज के अंदर अपनी प्रतिष्ठा बनाकर चलता था, इसने एक जॉब पाली थी जो कि वहीं पर थोड़ी ही दूर पर, मतलब कि जैसे चंडीगढ़ है, चंडीगढ़ से कम 22 किलोमीटर की दूरी पर थी। अच्छा, 22 किलोमीटर की दूरी पर से रोज आना जाना थोड़ा सा दूर लग रहा था। तो उसने सोचा ऐसा करते हैं कि वहीं पर एक कोई घर और मिल जाए। मम्मी पापा ने भी इनकी यही राय दी, कोई घर और मिल जाए वहाँ पर, यह किराए पर रोज गाड़ी से आते हो इतनी दूर तक, कोई हादसा वादसा हो जाए, एक्सीडेंट हो जाए, इससे अच्छा है कि तुम वहाँ पर कोई किराए वराए पर जगह देख लो और आराम से वहीं पर रुको, वहीं पर से जॉब करो, सही से उठो, सही से जाओ। तरीका भी सही था, अपने जीवन में अगर देखा जाए तो तरीका भी सही था, और विवेक को सही भी लगा। कुछ दिन बीतते हैं, जॉब लग गई थी, पैसा वैसा भी आने लगा था, अच्छी खासी जॉब लगी थी, बढ़िया पैसा आ रहा था। तो इनकी शादी की भी बात होने लगी कि चलो इनकी शादी करा दो। तो सुरेखा नाम की लड़की थी, दिखाया गया कि लड़की है फलाने की, बड़ी सुशील सज्जन लड़की है, बड़ा प्रेम व्यवहार से बात करती है, परिवार के प्रति ममता रखती है और लोगों के बीच में रहती है, तो थोड़ा जो सामाजिक भी है। ये बात विवेक और विवेक के घर वालों को सबको बड़ी अच्छी लगती है। रिश्ता तय होता है, सुरेखा की शादी हो जाती है। सुरेखा विवेक साथ में तो रहते, लेकिन क्योंकि विवेक की जॉब लग चुकी है और उसको इतनी दूर रहना पड़ता, ऑलरेडी वो किराए के मकान में रहता था पहले वहां पर, तो इसने सोचा कि अब क्या करें, वाइफ के साथ तो आ नहीं पाते, तो इसको भी वहीं पर ले लेते हैं। खाना वाना कौन बनाएगा, कोई तो हो जो ऐसा साथ संगिनी लेकर आया हूं, तो दूर क्यों रखूं, अपने साथ रखता हूं। अच्छा, किस्मत भी बड़ी अजीब सी चीज है। इतने दिन की इनकी शादी वादी का हो गया ना, तो जिस कंपनी से इनको ऑफर मिला था उस कंपनी ने कम से कम 10-15 दिन की इनको छुट्टी दी नहीं और उनको जॉब से हटा दिया। अब बड़ी अजीब सी बात है, अब क्या करें, शादी हो चुकी है, जॉब हाथ में नहीं है, पैसे की तंगी तो वैसे भी, क्योंकि शादी में तो अच्छा खासा खर्चा हो जाता है, आपकी सेविंग सारी चली जाती है। तो इसके बाद इन्होंने क्या सोचा कि कोई और भी कंपनी शायद मुझे ऑफर कर दे। तो इनको ऑफर होता है दरअसल दिल्ली से कि दिल्ली में चले आओ, वहां पर एक जॉब मिल रही है, हालांकि अच्छे पैकेज दे रही है, बस कंडीशन इतनी सी है कि तुमको कई बार उनको अगर नाइट में जाना पड़ जाए तो रात में वहां पर जाना पड़ सकता है। तो उसने बोला कि अब वहां अगर दिल्ली है और इधर चंडीगढ़ है, तो चंडीगढ़ इधर है, तो वहां से कौन आ पाएगा, तो यहां पर भी लगता है किराए पर तो लेना पड़ेगा। अच्छा, दिल्ली में जो घर मिलते हैं या तो बंगला मिल रहे हैं या तो फ्लैट मिल रहे हैं, कोई सस्ता वस्ता तो मिलता नहीं है। तो जॉब भी अच्छी थी, पैसा भी तो था ही, तो एक ऐसा करते कि पत्नी को भी यहीं पर ले लिया जाए और यहीं पर रहते सुरेखा के साथ। और वहां एक बुजुर्ग रहते थे, पता चला
कि उनकी कंपनी जो है, कंपनी के थोड़ी सी दूर पर एक बुजुर्ग का घर है। ये बुजुर्ग वहाँ पर रहता है। इनका जो बच्चे हैं, एक ही बच्चा है जो बाहर फॉरेन में शायद रहता है। तो दंपत्ति जीवन है, बूढ़े और बुढ़िया 2 लोग रहते हैं। 2 मंजिल का घर है, कोई आता जाता नहीं इनके घरों में। 2 लोग बस नीचे मंजिल में रहते हैं, ऊपर का पूरा मंजिल खाली है और इस चीज़ के इंतजार में है कि कोई बढ़िया किराएदार मिल जाए, सब हो, परिवार वाला हो, पत्नी वतनी हो तो आराम से रह ले। क्योंकि ये जो बैचलर्स होते हैं उनको ये देते नहीं थे, क्योंकि इनको ऐसा मानना था कि पता नहीं कौन इंसान कैसा हो, क्या ना कर जाए, इसलिए किसी एक परिवार वाले इंसान को दिया जाए। इस वजह से कई सालों से शायद इनका ये घर कभी उठा ही नहीं था। तो जब विवेक का प्रस्ताव गया उनके पास तो उन्होंने बोला कि कौन कौन है, तो बोले कि विवेक है, सुरेखा है, चंडीगढ़ से आने वाले हैं, बड़े अच्छे परिवार के हैं, अभी जल्दी शादी भी हुई है और यहीं पर रहना चाहते हैं। तो बुजुर्ग ने बोला कि ठीक है, रजामंदी दे दी, आ जाओ रह लो आके। विवेक आता है, पूरी बातचीत होती है, पैसे का तय होता है। तो बोले कि भैया एक बात है कि 2 महीने का एडवांस देना पड़ेगा। तो 2 महीने का एडवांस देना पड़ेगा मतलब ये कट जाएगा कि पहले? नहीं, ये सिक्योरिटी में रहेगा आपका, बाकी जब आपका हो जाएगा तो जैसे आपको हटना होगा 2 महीने का एडवांस आपको वापस कर दिया जाएगा। इस तरीके कुछ अपनी टर्मोलॉजी थी इनकी। तो सब कुछ तय होता है, पैसा भी दे दिया जाता है, पत्नी को भी बुला लिया जाता है और इनके 2 मंजिल का घर जो बहुत दिनों से शायद अभी खोला ओला नहीं गया था, क्योंकि बूढ़े बुजुर्ग हैं, कौन ही काम करे ज़्यादा, तो वैसे पड़ा था। कभी कभी चले गए खोल ओल के, कभी कपड़ा सुखाने छत पर चले जाना हुआ, इस तरीके से ये लोग रहते थे। अच्छा, जब 2 मंजिल का इनको मिल गया तो इंडिविजुअल इनका एक जीना बना हुआ था, वहाँ से साइड से आराम से आ जा सकते थे, जिन पर ये बूढ़े बुजुर्ग को डिस्टर्ब नहीं करेंगे। लेकिन एक चीज़ बड़ी अजीब थी कि वहाँ पर जो ये बूढ़ी माता थी, उन्होंने बोला कि भैया यहाँ पर एक कमरा है और वो कमरा हमारा जो बेटा है उसको बड़ा पसंद है, बचपन से वो वहाँ रहा है और अब जब वो बाहर चला गया है तो उसके कमरे की वो यादें वहाँ से जुड़ी हुई हैं। वो जब भी आता है हम लोगों के साथ नीचे रहता तो है, खाना पीना खाता है, लेकिन सोने के लिए वो उसी कमरे में जाता है। तो वो कमरा नहीं दे पाऊंगी, थोड़ा समझो। तो ममता होती ना अपने बेटे के प्रति। अच्छा, उन लोगों ने भी इनकी ममता की कदर करी कि बूढ़े बुजुर्ग रहते, हो सकता है कि कोई लगाव हो बचपन का, चलो कोई बात नहीं, एक ही कमरा तो हट रहा है, बाकी तो पूरा बड़ा अच्छा खासा मिल रहा है। तो बोले कि इस कमरे को भैया कभी खोलना नहीं, और रात हो ना कोई खिड़की उड़की जिससे खटखटाए तो खोलना नहीं, क्योंकि आजकल चोर उचक्कों की भीड़ कम है नहीं, वो भी दिल्ली का शहर, कब कहाँ से क्या हो जाए कोई भरोसा नहीं। तो इन लोगों ने इन सब चीज़ों को टर्म को समझा और सही से वहाँ पर रहना चालू कर दिया। अच्छा, विवेक बड़ा खुश था सुरेखा के साथ, बढ़िया रहेगा, अच्छा लग रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। कुछ दिनों के बाद ऐसा होता है, विवेक का जो बड़ा भाई था उसकी भी पत्नी थी, मतलब भाभी वगैरह। विवेक के बड़े भाई का एक्सीडेंट हो गया और उनकी मृत्यु हो जाती है। अब मृत्यु हो गई है, उनके 2 बेटे थे, मतलब बच्चे थे, एक लड़की थी और एक लड़का था। अब गांव के अंदर मृत्यु होने के बाद जिस तरीके से, और जो बच्चे हैं वो वहाँ पर चंडीगढ़ में कैसे रहें, इससे अच्छा है कि इनके साथ रह जाएं, विवेक के साथ। अच्छा, विवेक का लगाव भी था अपने भतीजों के प्रति, वो ले आता है, बोला कि तुम भी यहीं पर रहो। सब कुछ बढ़िया चलता है, वो अपना जॉब जाता है, ये अपना खाना वाना बनाती है, दोनों बच्चे इनके साथ वहाँ पर रहते हैं। इस तरीके से जीवन यापन ये जीवन संगिनी के साथ बेहतरीन तरीके से निभा रहे थे। लेकिन ये जो इतना खुशहाली वाला जो मंजर था, बीच में इतना दुख आया, ये शायद बड़ा दुख देकर जाने वाला था, कुछ तो अजीब होने वाला था इनके साथ। विवेक, एक दिन की बात है, जॉब में था, वही 10 या 11 बजे के बाद एक कॉल आता है सुरेखा का कि सुनो मुझे कुछ बात करनी है। बोला क्या? बोला कि मुझे बहुत दिनों से कुछ एक बात कहनी थी। तो सुरेखा, तुम जब मैं घर आता हूँ तब तुम नहीं बोल पाती कभी, अब मैं जॉब में हूँ, तुम्हें अभी सारी बातें करनी, घर आता हूँ बात करता हूँ ना तुमसे। सुरेखा बोलते नहीं, मुझे अर्जेंट बात करनी है। तो बोलता है विवेक, हाँ बताओ, अच्छा क्या बात है? तुम्हें नहीं लगता है कि इस घर को लेकर हम लोगों ने कोई बड़ी गलती कर दी हो जैसे? बोला क्या बात करती है, घर लेकर गलती? अच्छा खासा तो रह रहे हैं, और अच्छा खासा रहते 5-6 महीना तो हो ही चुका ना, अभी अब तक कोई दिक्कत नहीं हुई। बोला कि दिक्कत क्या, जब तक प्रकट ना हो जाए तब तक वो दिक्कत नहीं होती, अगर उसको छुपा लिया जाए। सुरेखा से बोला कि ये तुम एक तो लड़की, ऊपर से तुम्हें जॉब में, सुबह सुबह पहेलियाँ घुमा रही हो, सीधा बात करो कि करना क्या है, बात क्या है सर? सुरेखा कहती है कि जब से मैं यहाँ पर आई हूँ मेरे साथ कुछ ना कुछ अजीब सा होता है, और लेकिन मैंने कभी आपसे ये बात कही नहीं, क्योंकि मुझे इतना कभी लगा नहीं कि मुझे इस चीज़ की ज़रूरत है आपसे कहने को। लेकिन आज मेरे साथ कुछ ऐसा हुआ कि जब मैं सर बैठी हुई थी और जो सोनू और चुन्नी थे ये अभी यहाँ पर घूम रहे थे, तो जैसे ये अंदर की तरफ आए मुझे ऐसा लगा कि कोई इनके साथ में आया है। क्या बात कर रही, कोई आया है?
कोई नीचे से इनका रिश्तेदार तो नहीं है, मकान मालिक का, ये तो पूछ लेती। मकान मालिक नहीं था, कोई था जो आया, और वो जो कमरा था ना जिसको मना किया गया था कि वहाँ पर मत जाना, ऐसा मुझे लगा कि वहाँ पर कोई दरवाज़ा खोला और अंदर गया, और जैसे ही मैं पता करने के लिए बाहर निकली तो देखा कि वहाँ पर वो दरवाजे पर ताला लगा हुआ है, लेकिन वहाँ पर कोई नहीं। ये एक दिन का हादसा नहीं बता रही हूँ, मैं अक्सर बताती हूँ कि कोई यहाँ पर आता है और अजीब सी परछाई जैसी आती है और वो वहाँ से गायब हो जाती है। और ये जो चुन्नी है ये बार बार हु करके डराती है। जैसे कि मैंने इसको सिखाया है ना कि हम लोग बातें करते हैं कि भूत प्रेत आ जाएगा, हु आ जाएगा, तो कई बार ये आती है और बड़ी अजीब सी नसीली आंखों को लेकर मेरे सामने खड़ी होती है। वो बोलती है कि वो खड़ा है, वो डरा रहा है, वो पकड़ लेगा, ये ऐसी सी बातें करती है। और ये बातें कोई नॉर्मल नहीं है, अगर समझो गहनता से, गहराई देखो तो तुम्हें कुछ महसूस होगा। सुरेखा बोलती जाती, विवेक इधर कान लगाए, बोला ठीक है ओके, रात में आता बात करते हैं। उसको ये सब चीज़ें भरोसा ही नहीं, क्या बात है फालतू की, क्या कह रही हो, यहाँ पर क्या हो सकता है, नीचे कह रही कोई दिक्कत हो जाओ नीचे, माता जी लोग हैं, वो मकान मालिक वाले, उनसे बात के बैठ कर लो, अगर थोड़ा अजीब बेचैनी लग रही हो तो बताओ, तो कल चले चंडीगढ़ चले, वहाँ रुके चल के। बोला नहीं, वो बात नहीं है कि घर जाकर या घर की याद आ रही है और लोगों के से नहीं मिल पा रहे हैं। अच्छा एक और चीज़ है, दिल्ली में रह रहे हैं, थोड़ी ही 5 किलोमीटर की दूरी पर इनके जो है मामा रहते हैं, किसके, लड़के के। अब जो मामा रहते हैं तो बोला कि एक काम करते हैं, रात को हो सकता है बहुत दिनों से हम लोग कहीं गए नहीं है, तो मामा जी का घर भी है थोड़ी दूर पर, तो चलो सब कुछ चलते हैं, बच्चों को भी ले लेते हैं, थोड़ा गैदरिंग हो जाएगी, गेट टुगेदर हो जाएगा, अच्छा लगेगा। तो सुरेखा बोलती ठीक है जैसा आपको सही लगे, बाकी मेरे समझ में नहीं आ रहा, चाहो तो हम लोग चंडीगढ़ में रह सकते हैं। तो शाम का समय होता है और वो विवेक अपने घर आता है, सुरेखा वहाँ पर तैयार हो रही होती है, पीछे से जाता है विवेक सरप्राइज़ देने के तरीके से, जैसे कि अभी तक ये 9 बजे आ रहा था, आज 7:30 बजे आया, और ये पीछे से इसने कंधे पर हाथ रखा, एकदम से वो सुरेखा डर के भागी। अरे कौन है, कौन 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 कौन? वो डर ऐसा नहीं था कि कोई इंसान आया उसने हाथ रखा, जैसे कि वो डर वो कई बार महसूस कर चुकी हो, वो डर जैसे वो अनजाना नहीं हो उसके लिए, जैसे कि वो बार बार कई बार उसके साथ ये हादसा घटा और वो भागी तंतना के बहुत तेज से, और वो डर के कई बार तो गिरी है। यह हादसा जैसे उसने देखा, विवेक ने सुरेखा का इस तरीके का तरीका, ये किस तरीके से भागी, सुरेखा को तुरंत पकड़ा, सुरेखा एकदम से पगला गई। ये वो पागलपन नहीं है कि आपने किसी हाथ रखा, वो देखा अरे डर गए, कुछ अलग था। लेकिन विवेक ने बोला कि थोड़ा सा सही से रहो, चलो तैयार हो जाओ, और चुन्नी सोनू कहाँ सब? बोले ठीक है, ये भी सब रेडी है, ठीक है बैठो, सब कुछ चलते हैं मामा के यहाँ। सब तैयार हुए। अच्छा नीचे वो जो बूढ़े बुजुर्ग रहते थे वो भी दोनों लोग मिले, बोले भैया कहाँ जा रहे हैं आज, लगता है कोई जा रहे हैं बाहर। अक्सर मतलब बातें बातें में निकलते तो मुलाकात हो ही जाया करती थी। बोले कि आज नहीं आएंगे, मामा जी रहते हैं, आज हम लोग वहाँ पर जाएंगे। ठीक है, पहुँच गए, मामा के घर गए, बातें करी, मामी भी रहती थी। अच्छा मामी से और ये सुरेखा की पटरी खा लेती थी, तो बातों बातों में सुरेखा ने मामी से बोला होगा कुछ चीज़ें सही नहीं वहाँ पर। मामी ने इनके मामा को बताया, तो मामा ने विवेक को बताया, यार सुनो, अगर तुम्हें लग रहा है तुम्हारी पत्नी को कुछ वहाँ पर दिक्कत है तो तुम हट क्यों नहीं जाते, वैसे भी कुछ चीज़ें होती हैं, तुम मानो या ना मानो। विवेक कहता मामा जी आप भी बिल्कुल सुरेखा जैसी बातें करने लगे, ये भी रात रात में परेशान करती रहती है कि जो है देखो दिक्कत हो गई, दिक्कत हो रही। कुछ भी नहीं होता मामा जी, आप हमारे साथ चलिए, सबको लड़कियों और लड़कियों को महिलाओं के एक साथ छोड़ो, हम दोनों लोग रहेंगे वहाँ पर, देखते हैं क्या होता है, कुछ नहीं होगा, आओ चलो मामा, आज कल रात हम लोग रुकेंगे वहाँ पर। तो मामा बोलते भैया एक बात है, शेर का दूध तुम ही पिए हो, मैं तो नहीं पिया हूँ, तुम रहो, मैं नहीं रहूँगा, मैं अपना घर में खुश हूँ, क्या पता कुछ ऐसी चीज़ हो मुझे लग जाए, मैं तो कहता हूँ कि तुम भी हट जाओ वहाँ से। लेकिन मामा को इतनी बार इसने विवेक ने बोला कि इस चीज़ को मैं साफ कर देता हूँ कि सुरेखा के नज़र में वो चीज़ ना लगे, तो एक बार आप मामा हमारे साथ चलिए। मामा के साथ अगली रात में ये दोनों लोग वहाँ पर रहने जाते हैं। अच्छा मामा जब वहाँ पर सो रहे होते हैं तो मामा को जैसे कि कोई खिड़की खटखटाने की आवाज़ आई हो, तो मामा उठे और विवेक से बोले कि बताओ कि खिड़की कौन खटखटा रहा है, यहाँ कौन रहता होगा? तो बोले कि खिड़की कौन, इस समय तो नहीं खटखटाता मामा, सो जाओ, कोई बात नहीं, ऐसे होता हवा वो चल रही होगी। बोला हवा इस समय तो हवा भी नहीं चल रही है, इतनी गर्मी का माहौल है, कुछ क्या बात कर रहे हो? खिड़की के पास जैसे ही उनके मामा ने कान लगाकर आवाज़ देखा, तो जैसे कोई झम से पीछे मारे, बहुत तेज कान फटने जैसी आवाज़ आई, एकदम से मामा तो सुनना चाहते थे कि बाहर है क्या। तो मामा बोले इस खिड़की को खोलो तुरंत की तुरंत।
खोला गया तो पता चला वो 2 मंजिल की वो खिड़की है जिस खिड़की के जस्ट बाहर कुछ नहीं है, सिर्फ मैदान है। उस मैदान के ऊपर कोई चढ़ के इतनी दूर खिड़की पर आकर खटखटा तो नहीं सकता है, इतना तो लॉजिक हर कोई लगा सकता है। लेकिन वो खटखटाहट, वो आवाज, ये आई तो आई कहां से थी? ये मामा के लिए भी क्वेश्चन मार्क थी और विवेक के लिए भी। लेकिन दोनों में से एक रिजल्ट, एक नतीजे पर पहुंचते हैं कि हो सकता हो कि कोई बिल्लियां भी आजकल कम नहीं है, दीवालों पर से चढ़ के चली जाती, हो सकता हो कि वो हो। लेकिन इस चीज में इतना था कि अपने मन को सिर्फ तसल्ली दे देना, और ये लोग वहां पर उस बात को खत्म करके सो जाते हैं। लेकिन ये बात मामा के अंदर तो घर कर गई थी। मामा को तो लग रहा था कि कुछ चीज थोड़ा सा तो अलग है। अगली सुबह होती है, मामा और विवेक वापस घर जाते हैं। सुरेखा और मामी लोग मिलती हैं। सुरेखा मामी लोग पूछती, क्या है, कुछ हुआ था क्या? डरवर जैसा कुछ लगा क्या? कुछ नहीं, ना मामा ने कुछ बोला ना विवेक ने कुछ बोला। और इस तरीके से पूरा दिन उनका गुजरता है। शाम का समय होता है, मतलब विवेक अपना चला जाता जॉब पे, फिर वापस आया, सुरेखा को लिया यहाँ से, बच्चों को लिया और फिर पहुंच जाता है अपने उसी किराए वाले घर पर। दरवाजा खोलता है, अंदर पहुंचता है। लेकिन सुरेखा को जिस तरीके के पहले के डर थे, उन डर में से आज थोड़ा ज्यादा अजीब लग रहा था। पता नहीं इसको कुछ अजीब लगने लगा। कहने लगी कि विवेक, आज मैं तो आपके साथ ही सोऊंगी, मैं आज कहीं नहीं जाने वाली, मुझे सही नहीं लग रहा है। क्योंकि जैसे ही मैं आई, मुझे पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा है कि जैसे उस दरवाजे के अंदर कोई गया है फिर से। विवेक बोला, नहीं गया है, मैं भी तो तुम्हारे साथ आया हूं। सुरेखा बोली, नहीं, बिल्कुल मेरे सामने गया है। तो बोला कि चलो आप दरवाजा खोल कर ही देखते हैं। तो गए नीचे, मकान मालिक को खटखटाया, बोले कि मुझे वो दरवाजा खोल कर दिखाइए जिस दरवाजे को आपने इतने दिनों से बंद कर रखा है। मेरी पत्नी को बार बार लगता है कि यहाँ पर कुछ है, और ये भय मैं कब तक इनके अंदर रखूंगा। आप बताइए कि अगर कुछ चीज़ है क्या, आपको कुछ अंदाजा लगता है? वैसे मैं तो नहीं भूत प्रेतों को मानता हूँ, लेकिन मेरी पत्नी कहती है, क्या आपका भी मानना है? तो बूढ़े बुजुर्ग कहते हैं कि भैया यहाँ पर कुछ ऐसा नहीं है, सिर्फ वहम होता है। वो चाबी दरअसल हमारे पास नहीं है, सुबह होगी तुम उठना और चाबी भी खोल के जाके देख लेना। इतना तक उन्होंने कहा। जब विवेक ने बोला, अब हो गई तसल्ली, अब तो तुमको कमरा भी खोल के देखा जाएगा, अब आराम से सो सकती हो ना, अब तो कोई दिक्कत नहीं है। बोली, चलो कोई दिक्कत नहीं, रात में सोती है। अच्छा, ये सुरेखा भी दूर से आई थी तो उसको वॉशरूम लगती है, टॉयलेट। ये पहुंचती वॉशरूम, और जैसी वॉशरूम जाती है, दरवाजे की कुंडी को अंदर से लॉक करती है। एकदम से इसके सामने जैसे कोई आया, और वो कोई भयावह, कोई इंसानी शरीर था, जिसके ऊपर जैसा लगा कि कुछ निचोड़, कुछ जला जला सा, आंखें एकदम से सफेद, दांत बिल्कुल लंबे लंबे से, बड़े बड़े लंबे लंबे से बाल, किसी जैसे कोई लड़की हो। लेकिन वो लड़की का जो शरीर था, जैसे कोई जवान लड़की का शरीर हो, बड़ा खुरदुरा जला सा, और एकदम से आई और एकदम से गायब हो गई। ये चीज उसके लिए काफी थी वाट लगाने के लिए, इसकी सुरेखा की। ये वहीं पर न वॉशरूम करी, न टॉयलेट करी, और भागी दरवाजा खोल के, विवेक विवेक विवेक, और चुपचाप जाके बेड पर बैठ गई। विवेक खड़ा उठता है, बोला, क्या है, रात में पगला रही हो? कुछ नहीं, कुछ नहीं, तुम सो जाओ, तुमको नहीं पता चलेगा, तुम सो जाओ, कुछ नहीं, बस मैं ही पागल हूं, जो मुझे ये सब कुछ अजीब सा लगता है। कुछ मन में बड़बड़ाई, और फिर ये बेड पर जाकर सो गई। अच्छा, ये सोई तो थी, लेकिन सो रही नहीं थी, नींद नहीं आ रही थी। तो इसे इसने अपने आप को ऐसे दुबका के बैठा गई थी। तो इसको आवाज आई, जिसको तुमने देखा है वो सच में है। ये बात केवल एक बार आवाज आई, सुरेखा को ऐसा लगा जैसे कोई सच में उसके पास आके कान पर बोल रहा हो। ये कैसे हो सकता है? और सुरेखा अंदर से इतनी ज्यादा भयभीत हो गई कि उसके दांत की घेघी बंद गई। वो बोलना चाह रही, चिल्लाना चाह रही, लेकिन वो बोल नहीं पा रही। फिर अचानक से सुरेखा के सामने जैसे कि कोई एक आकृति आ रही हो, एक स्वरूप आ रहा हो। ये वही स्वरूप है जो वॉशरूम के अंदर दिखा। आंखों के सामने तो स्वरूप है, लेकिन बोल नहीं पा रही, क्योंकि इसके दांत बन चुके हैं। डर इतना भयावह जाता। खिड़की खुलती है, और खिड़की के अंदर से कोई आता है, खिड़की के बाहर से कोई आता है, ऐसा प्रतीत होता है। वो कोई और नहीं, ये वही स्वरूप है जो बाहर जाती है, फिर वापस आती, फिर बाहर जाती, फिर वापस आती, फिर कमरे के अंदर घुस जाती, फिर वापस आती। ये चीज़ इतना ज़्यादा इसने रात में देख लिया था ना, कि जैसे इसकी जान आज ही निकल जाएगी, ऐसी हालत हो चुकी थी। सुबह समय होता है, विवेक उठता है, और इस हालत में सुरेखा को देखता है। सुरेखा को उठाता है, लेकिन वो उठ नहीं पा रही, ना बोल पा रही है। तुरंत उसको हॉस्पिटलाइज कराता है, तो पता चलता है कि उसको अभी बहुत बड़ा कोई सदमा लगा है, जिसकी वजह से वो बेहोश हो चुकी है, वो उठ नहीं पा रही है। तो विवेक आज रात में क्या करे? अब खाना, अब तो आज तो ऐसे ही रहना पड़ेगा। वो हॉस्पिटल में है, तो शाम का समय है, उसको लेके आता है अपने घर पर। आज की ड्यूटी भी नहीं करा, घर पे वापस लेके आता है, वही बेड पर सुलाता है, केयर करता है उसकी थोड़ी सी। बच्चे भी दोनों हैं, माँ को भी फ़ोन करता है, माँ बाप को,
कि दिक्कत हो गई है, आ जाओ। वो लोग अब आ कैसे सके, अगले दिन हो सकता है आ जाए। लेकिन इस दिन जो इसका हो रहा था ये बहुत अजीब होता चला जा रहा था। रात का समय फिर होता है, फिर विवेक को जैसे कोई खिड़की से खटखटाने की आवाज आई। आज पहली बात विवेक के साथ कुछ ऐसा हुआ, खिड़की को खटखटाने की आवाज आई और जैसे इसने खिड़की को खोला, खिड़की में पर्दे लगे हुए थे बाहर की तरफ से, और जैसे इसने खिड़की को खोला एकदम से कोई जैसे एक आकृति निकली हो, वो कोई पुरुष की थी। वो कोई पुरुष नहीं था बल्कि आत्मा थी। वो आत्मा क्या थी कुछ पता नहीं चल रहा। एकदम सफ़ेद सफ़ेद सी आंखें, बिल्कुल जिसकी भावें ही ना हो, पूरा टकला सा चेहरा हो, पूरे सब जला जला सा चेहरा हो, जैसे उसकी तरफ एकदम से बढ़ने की कोशिश कर रहा हो। और जैसे ही वो बढ़ने की तरफ कोशिश करा, विवेक आज पहली बार डरा और उसने तुरंत खिड़की को बंद करा और अपने आप को समेट के तुरंत सुरेखा के पास बैठ गया। आज उसको भरोसा हो गया कि सच में आज यहाँ पर कोई है। खट 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 खिड़की से आवाज आने लगी, बार बार आवाज आने लगी। सिर्फ एक आवाज आती लगातार, हो कहाँ छुपी बैठी हो कहाँ छुपी बैठी। ये आवाज बड़ी अजीब सी थी, बड़ी घिघरोरी सी आवाज थी, जैसे कि कोई गुरगुरा रहा हो आवाजों में, वैसी आवाज। और उस आवाज के माध्यम से वो किसी को जैसे बुला रहा हो। कि बात जब इसको पता चली विवेक को, आज की रात इसकी भी बड़ी अजीब सी गुजरी। सुरेखा और ये और उसके दोनों बच्चे, दोनों को गले लगाता है चिपक कर और बोलता है कि इसको घर को मैं छोड़ूंगा तो बाद में, पहले मैं बूढ़े बुजुर्गों से मिलता हूँ, जरा मैं बात करता हूँ इनसे हुआ क्या। सुबह समय हुआ, फिर बुजुर्गों से मिला, मकान मालिक से, सच बता दो यहाँ पर है क्या, बहुत हो गया। उन लोगों ने बोला कि यहाँ कुछ भी नहीं है भैया, और अगर तुमको छोड़ना हो तो छोड़ दो, लेकिन लांछन मत लगाओ। तो बोले क्या करें, लांछन मतलब। फिर वो जो है, फिर विवेक बोलता है अच्छा ठीक है, मैं छोड़कर जा रहा हूँ, जो 2 महीने की सिक्योरिटी लिया था वो मुझे वापस करो। तो जो बूढ़े बुजुर्ग थे उन्होंने देने से ही मना कर दिया और बोला कि तुम लोग यहाँ से निकलो, लेकिन पैसा तो मैं नहीं दूंगा, जो मन हो वो कर लेना। विवेक ने बोला अच्छा 1 ही महीने के दे दो। ना 1 महीने के दिया, ना आधे महीने की, ना कुछ दिया। लेकिन विवेक को अपनी पत्नी देखना था, अपने बच्चे देखना था जो कि उसके भाई के थे, खुद को देखना था। सबको उसी दिन उसने उठाया और निकाला, और निकाल कर कहाँ लेकर आया, मामा के घर पर। सब लोगों को वहां पर सुरक्षित करा। फिर लेकिन इसके अंदर था कि मुझे पता करना है कि असल में यहाँ पर हुआ क्या। ये जाता है उसी घर के आसपास के लोगों से पूछताछ करता है। अच्छा, बगल में गुमटी थे, पान उन लगा भैया बेचते थे, तो उनसे पूछता है कि सच बताना इस घर का रहस्य क्या है, क्योंकि मैं यहाँ पर जब गया तो मेरे साथ कुछ अच्छा नहीं हुआ। मुझे आज तक अंदाजा हुआ नहीं, क्योंकि मैंने कभी फोकस नहीं करा। मेरी पत्नी सुरेखा के साथ ऐसा हुआ कि आज उसकी हालत ऐसी है कि वो बेहोश तक हो गई थी। उसकी हालत इतनी गंभीर हो गई है कि शायद वो सदमा झेल पाए भी कि ना झेल पाए, ये भी कोई भरोसा नहीं। इतनी वो कमजोर हो चुकी है मेंटली। मुझे जानना है कि यहाँ पर असल में क्या हुआ। ये बूढ़े बुजुर्ग लोग क्यों नहीं बता रहे हैं कि असल में यहाँ पर है क्या, क्या सच में कोई बुरी शक्ति का है यहाँ पर आवाज। तो पान वाला बोलता है कि तुम कोई नई बात कर रहे हो क्या, जैसे तुम तो ऐसे बतला रहे हो जैसे तुम्हें कुछ पता ही ना हो। वे बोलता क्या पता नहीं है, ऐसा क्या है जो मुझे पता होना चाहिए, और जो पता होना चाहिए था मुझे क्यों नहीं पता चला। तो पान वाला बोलता है कि इनका जो बेटा जो ये बता रहे हैं, इनका कौन सा बेटा है, कौन से यूएसए में बेटा रहता है, ये लोग तो यहीं पर रहते हैं, ये तो निसंतान रहे हैं हमेशा से। इनकी बस एक ही तो लड़की थी, एक लड़की किसी से प्रेम करती थी, तो इतने बड़े वाले थे कि उसको लड़के को अपने 2 मंजिला पर से, जिसमें कहाँ रहते हो तुम, वहां पर ना इशारा सब कुछ कर दिया, वहीं से तो फेंक के मार दिया था, और फेंकने के बाद अपनी लड़की को कमरे में बंद कर दिया था। कहा जाता है कि 8-10 दिन तक अपनी लड़की को खोला नहीं था दरवाजा। वो बाहर से चिल्लाती रहती, हम लोग सुनते रहते थे, भड़बड़ भड़बड़ की आवाजें आती। लेकिन ये बुजुर्ग लोग इतने ईगो के थे कि मेरी बेटी किसी से प्रेम कैसे कर सकती है, उसको वहीं पर अंदर दफना दिया था। पता नहीं क्या किया था, ये तो हम लोग नहीं पता, लेकिन वहां कुछ तो गलत है, क्योंकि जब भी कोई वहां पर जाता है रह नहीं पाता है। तो ये बात जैसे इसको पता चली, तंतना गया एकदम, और जाता है उस बुजुर्ग से पूछता सीधा, तुमने मेरे साथ धोखा किया, आज तुम्हारी वजह से मेरी पत्नी का यह हालत है, मैं तुम दोनों को नहीं छोड़ूंगा, मुझे सच में बताओ कि यहां पर हुआ क्या था। वो तो नहीं बताता है, ना ही वो महिला बताती है, ना ही ये पनवाड़ी बता पाता है, लेकिन एक इंसान बताता है जो उस घर के जस्ट बगल वाला घर था। वो बताता है कि यहाँ असल में क्या हुआ था। वो बताता है कि ये जो बुजुर्ग थे, इनकी जो बेटी थी उनसे कोई प्रेम करता था, और ये प्रेम इनको स्वीकार नहीं था, और जब स्वीकार नहीं था तो इनकी नाक कट रही थी समाज में अपनी लड़की की वजह से। और जब वो लड़का आया इनके पास, उनका ये कहना था कि लड़का लगातार कई बार
उस खिड़की के माध्यम से उनके यहाँ घर पे प्रवेश करता था और उस लड़की के साथ सब वो करता था, संभोग सेक्स सब करता था। एक दिन की बात है, यही बूढ़े बुजुर्ग जो हैं मकान मालिक तुम्हारे वहाँ पर गए तो लड़की अंतरंग अवस्था में दिखाई पड़ी और ये देखकर बर्दाश्त नहीं कर पाए कि इनकी बेटी किसी और के साथ संभोग कर रही है, वो भी अपने ही घर में उसको बुलाकर। ये जब बर्दाश्त नहीं कर पाए तो इन्होंने उसको मार दिया था, लड़की को अंदर बंद कर दिया था। 7-8 दिन तक तो आवाज़ें आई, लेकिन उसके बाद आवाज़ें आना बंद हो गई। हम लोग कई लोगों ने झाँक झाँक कर देखने की कोशिश करी, लेकिन कभी दिखा नहीं। कुछ दिनों के बाद दुर्गंध जैसी आई, लेकिन फिर वो दुर्गंध भी नहीं आई। हम लोगों को अंदाजा था कि शायद कुछ ना कुछ इनके साथ गलत हुआ है, लेकिन अब मुझे 100% भरोसा है कि जब से लोग यहाँ पर आकर चले जाने लगे कि यहाँ पर इनकी लड़की को दफनाया गया है, कुछ तो हुआ है जो चीज़ नहीं होनी चाहिए। तो लड़का थोड़ा तेज था, विवेक। ये जाता है आसपास के लोकल पुलिस स्टेशन जो होता है वहाँ पर संपर्क करता है कि ऐसी ऐसी बातें हो चुकी हैं। पुलिस में पूरी लेकर इनके घर के ऊपर पहुँच जाता है और बोलता है वो दरवाज़ा खोलो, और दरवाज़ा खोला जाता है। जैसे दरवाज़ा खुलता है वो दरवाजे के अंदर एक कंकाल रखा है जो कि कुर्सी के ऊपर अभी भी रखा है, हूबहू वैसे ही कि जैसे कोई एक इंसान को कुर्सी पर रख दिया गया हो और समय के साथ पूरा उसका मांस हाड़ सब गल गया हो, सिर्फ हड्डियाँ बची। ये चीज़ जब देखते हैं पुलिस वाले, इनके बुजुर्ग और ये महिला जो थी, इन दोनों को हिरासत में लेते हैं और इस पूरे घर को सीज कर देते हैं। और वो दिन है और ये आज का दिन है। वो घर आज भी वैसे ही बंद है और कहा जाता है कि उस घर में अब तो और आवाज़ें आती हैं, जैसे बहुत तेज चिल्लाने की। कभी आदमी की आती तो कभी किसी महिला की। लोगों का मानना है वो आदमी वही आशिक है, वो महिला वही लड़की है। इनकी जो पत्नी है विवेक की, वो आज भी सदमे से उबर नहीं पाई। वो जब भी कभी अकेले में जाती उनको वही मंजर याद आता। अकेले में रह नहीं पाती, अंधेरे में रह नहीं पाती, कभी किसी की चिता पर नहीं देखने जाती। मुर्दा वर्दा शव वगैरह होता उनसे दूर रखा जाता, क्योंकि सदमा इनके इतना ज़्यादा बस कर गया था कि अब अगर कोई भी ऐसी चीज़ देख ले जो डरावनी हो, इनकी हालत ख़राब हो जाती थी, ये मूर्छित हो जाती थी, बेहोश हो जाती थी। विवेक के ऊपर एक जिम्मेदारी और बढ़ गई, पत्नी की हिफाजत और उनका